हेलो फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में कल हमने देखा था 1813 का चार्टर अधिनियम। आज हम देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और बाद में नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आइए समझते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, है ना। इसने पहला प्रावधान क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त, है ना। मतलब कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, अब उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ठीक है। और जो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, उनकी विधायिका संबंधी जो शक्ति थी वो उनसे छीन ली गई। अर्थात उनकी जो कानून बनाने की शक्ति थी, कानून कहाँ बनाते थे वो? अपने अपने क्षेत्र में। जैसे बंबई का गवर्नर बंबई के क्षेत्र में और मद्रास का गवर्नर मद्रास के क्षेत्र में कानून बनाते थे, तो उनकी ये शक्ति छीन ली गई, मतलब समाप्त कर दी गई। और उनकी ये शक्ति किनके पास चली गई? भारत के गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर इसमें दूसरा क्या किया गया? दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया, जो पहले अधिनियमों के तहत कानून बने गए थे उन्हें क्या कहा गया? नियामक कानून। क्या कहा गया? नियामक कानून, ठीक है। और अब जो नए कानून बनेंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बड़े बदलाव किए गए? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ऐसे भारत के गवर्नर जनरल पहले थे विलियम बेंटिक। बंबई और मद्रास के गवर्नर से उनकी विधायिका संबंधी शक्ति छीन ली गई। और नियामक कानून, पहले जो कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा गया था, लेकिन अब जो नए कानून बनेंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया, ठीक है। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार था, या वो जो व्यापार करते थे उसको पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। क्या कर दिया? पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई व्यापार नहीं करती थी, वो एक प्रशासनिक निकाय थी, यानी कि वो भारत के प्रशासन को देखती थी, ठीक है। फिर इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था सिविल सेवकों की भर्ती से संबंधित प्रावधान, ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु, ठीक है, सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का प्रावधान किया गया, पर वो नहीं हो सका। सिविल सेवकों के चयन भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का प्रयास,
ठीक है, पर वो असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध दर्ज किया। ठीक है, और आप खुली प्रतियोगिता इसलिए क्योंकि पहले जो सिविल सेवकों की भर्ती होती थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में होती थी और कोई भी भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता था, और मतलब जो ब्रिटिश और नागरिक होते थे वही इसके हकदार थे। तो 1833 के चार्टर अधिनियम से उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर भारत में शासन चलाना है तो हमें थोड़ी भारतीयों की सहायता लेनी होगी। इसीलिए उन्होंने सिविल सेवकों की भारतीयों के लिए सिविल सेवकों की भर्ती खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का प्रयास किया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ये सफल नहीं हो सका। ठीक है, यानी कि भारत में खुली प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका। ठीक है, मैंने समझ में आ गया आपको 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बम्बई और मद्रास के कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई, यानी कि विधायिका संबंधी उनसे शक्ति छीन ली गई। और पहले भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और अब जो नए कानून बनेंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्ण रूप से उनके व्यापार करने की क्षमता को छीन लिया गया और उन्हें एक पूर्ण रूप से विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया। ठीक है, और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ करने का प्रयास किया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, फिर अपन इसके बाद पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। और ये कानून इसलिए भी लाया जाता है क्योंकि उस समय जो संगठन बन रहे थे उनकी मांग थी कि भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया जाए, इसलिए भी उन्हीं को खुश करने के लिए ये प्रावधान करने की कोशिश की गई थी, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कारण ये प्रावधान सफल नहीं हो सका। ठीक है, फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अधिनियम अंतिम अधिनियम था। ठीक है, संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। ठीक है, इसके तहत परिषद में 6 नए और पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। ठीक है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में एक समिति का गठन किया गया, एक समिति नियुक्त की जिसका नाम होता है मैकाले समिति। ठीक है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतों द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो क्या अब हम इसको समझते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम को। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पहला बदलाव क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया। ठीक है, विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया, यानी कि विधायिका यानी कानून बनाने का अधिकार और प्रशासनिक यानी कानून को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इन दोनों के ईस्ट इंडिया कंपनी के पहली बार विधायिका और प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया। ठीक है, और एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया जिसे, केंद्रीय विधान परिषद कहा गया जिसे, और उसमें 6 और नए सदस्य जोड़े गए। ठीक है, 1773 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद का गठन किया गया, तो ये वही 4 सदस्य परिषद है जिसमें 6 नए और सदस्य जोड़े गए। ठीक है, और एक नई विधान परिषद का गठन हो गया जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, फिर इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? सिविल सेवकों की भर्ती है ना, सिविल
सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ। भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ। ठीक है, खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ अपन ने देखा था 1833 के अधिनियम में, जिसमें सिविल सेवकों को ये खुली प्रतियोगिता और चयन का प्रारंभ तो किया गया था, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण वो लागू नहीं हो सका। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मटेरियल भी। ठीक है, फिर दूसरा ये था ईस्ट इंडिया कंपनी को, अपन ने पहली क्लास में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार दिया गया था, है ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब 20 वर्षों का समय देकर उन्हें अनिश्चित काल का समय दिया, यानी कि वो भारत में अनिश्चित काल के लिए शासन कर सकती थी, अनिश्चित काल का समय। ठीक है, अनिश्चित काल का समय दिया गया है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल का समय दिया गया। ठीक है, फिर एक और महत्वपूर्ण बदलाव था कि भारत में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधियों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्थान दिया गया। ठीक है, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। भारत में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ठीक है, और ये जो 6 सदस्य थे, इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य कहाँ से आने थे? 4 सदस्य आने थे बंगाल से, एक आना था बंगाल से, एक आना था बम्बई से, मद्रास से और आगरा से। कहाँ से? बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा से इन प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाना था। ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, ये ब्रिटिश की तरह छोटी संसद के रूप में कार्य करती थी, और मतलब ब्रिटिश पर छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में जो आज हम संसद देखते हैं उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। ठीक है, भारतीय संसद की नींव भी यहीं से पड़ी थी। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम से क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मैंने आपको बता दिया विधायी और प्रशासनिक कार्य क्या था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया, जिसमें 6 और नए सदस्य जोड़े गए। उन 6 में से 4 सदस्य जो थे बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा प्रांतों से नियुक्त किए जाने थे। सिविल सेवकों के चयन के और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। और ये जो खुली प्रतियोगिता होती थी ना, ये भारत में नहीं होती थी, ये ब्रिटेन में ही होती थी। ठीक है, लेकिन उसकी शुरुआत की गई, यानी कि भारतीयों को सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया। ठीक है, फिर क्या था, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल था उसको इस बार कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। उस शासनकाल को 20 अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले अपन ने देखा था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, अब उस शासनकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।